24 के चक्रवर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 के चक्रवर्ती में आज जिन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे उनमें क्या है खास, सबसे पहले वो बता दें। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में मंदिर निर्माण की तैयारियां इस वक्त तेज है, तो वहीं कार्यक्रम को भी फाइनल रूप दिया जा रहा है। अयोध्या का राम मंदिर 2024 में गेम चेंजर साबित होने वाला है और इस खबर पर आज डिटेल में बात करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर बात कांग्रेस की, जो अपनी रणनीतियों पर काम नहीं कर पा रही है बल्कि दूसरे दलों को मनाने में ही बिजी है। कांग्रेस की कोशिश है कि अखिलेश ना छूटे और मायावती भी ना रूठे, लेकिन ऐसा मुमकिन लग नहीं रहा। फिर भी कांग्रेस दोनों को साधने में जुटी है, क्योंकि मायावती की वजह से कांग्रेस अपने प्लान बदल रही है। उस खबर पर भी डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात राम मंदिर को लेकर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आज से ठीक 87 दिन बाद यानी कि 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे मृगशिरा नक्षत्र में होगी। इसके लिए मंदिर ट्रस्ट, यूपी सरकार, आरएसएस, बीजेपी और वीएचपी ने तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया है और इन तैयारियों की पहली झलक देखने को मिलेगी 11 नवंबर को, जब अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होगा। विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि पूरे देश को 44 भागों में बांटकर वीएचपी के कार्यकर्ता प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देने के लिए 10 करोड़ घरों तक पहुंचेंगे। हम अपील करेंगे कि लोग अपने घरों में समारोह को लाइव ना देखकर अपने शहर के मंदिरों में जाकर के लाइव टेलीकास्ट देखें। और इसी बीच राम मंदिर के निर्माण का नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि मंदिर में तेजी से निर्माण इस वक्त चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कैसा होगा वो भी आपको डिटेल में समझा देते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। ट्रस्ट की ओर से नियुक्त यजमान सरयू तट पर करवाएंगे। दशाविध स्नान, विष्णु पूजन और गोदान यहां पर करवाया जाएगा। 17 जनवरी को मूर्ति के साथ अयोध्या धाम में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 18 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की विधि प्रारंभ कर दी जाएगी। वास्तु पूजन, वरुण पूजन और दिव्य स्नान यहां पर करवाया जाएगा। 19 जनवरी को होगी अग्नि स्थापना। 20 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह को सरयू से लाए गए 81 कलशों के जल से धोने के बाद वास्तु शांति और अनाधिवास कर्मकांड होगा। 21 जनवरी को रामलला को 125 कलशों से दिव्य स्नान करवाया जाएगा। 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में होगी प्राण प्रतिष्ठा। इसके साथ ही गोत्रोच्चार के बाद मूर्ति का होगा अक्षत पूजन और इसके बाद होगी रामलला की पहली आरती। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए ट्रस्ट के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके उन्हें आमंत्रण दिया है। पीएम मोदी भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। कार्यक्रम में कई और भी लोगों की उपस्थिति रहने वाली है। अगर खास तौर पर हम देखें तो सबसे पहले साधु संत समाज से तकरीबन 4000 लोग मौजूद रहेंगे। वैज्ञानिक, कलाकार, परमवीर चक्र से सम्मानित परिवारों की भी यहां पर एंट्री करवाई जाएगी। शहीद कार सेवकों के परिवारों से तकरीबन 2500 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। अखबारों और न्यूज चैनल्स के संपादकों को भी आमंत्रण दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। प्राण प्रतिष्ठा का पूजन वाराणसी के लक्ष्मीकांत दीक्षित करवाने वाले हैं। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की तैयारी भी शुरू कर दी है। श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था सरकार की ओर से गठित यूपी एसएसएफ ने संभाल ली है। फिलहाल निर्माणाधीन मंदिर की सुरक्षा में यूपी एसएसएफ की 8 टीमें वहां पर तैनात की गई हैं। 4 कंपनी पीएसी तैनाती वहां पर हुई है। सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। ऑपरेशन दृष्टि के तहत हाईटेक व्यवस्था है। अयोध्या को रेड और येलो जोन में उस वक्त बांटा जाएगा। अयोध्या की हो चुकी है डिजिटल मैपिंग। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में स्पेशल सिक्योरिटी का प्लान भी वहां पर बनाया गया है। राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ धर्म और आस्था से ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी राम मंदिर का असर देखने को मिलने वाला है। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को घर घर तक ले जाने की तैयारी इस वक्त कर रही है। कैसे, ये भी आपको समझाते हैं। आपको बता दें, मौलाना महमूद असद मदनी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालांकि अयोध्या में राम मंदिर के कार्यक्रम में जाना सही नहीं लगता है और उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। क्या कुछ कहना है बंदी का, वो भी आप सुन लीजिए। बहुत वाज़ेह तौर पर 2 बात कहना चाहते हैं। एक तो ये कि हम उस फैसले को जो अयोध्या के बारे में आया है कोर्ट की तरफ से, उस फैसले को सही नहीं मानते हैं। दूसरी बात यह कि मुल्क के वजीर आजम को ना किसी मंदिर ना किसी इबादतगाह के इफ्तिताह के लिए, संग बुनियाद के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए
और मैं अपनी जमीयत उलमा के जिम्मेदारों से ये कहना चाहता हूँ, चाहे वहाँ के हों चाहे कहीं और के हों, कि अगर वो इस तरह के अमल में कुछ हिस्सा लेंगे, चाहे उनका हिस्सा लेना ज़बानी बयान के ज़रिए से हो या अमली तौर पर हो, ऐसे लोगों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। चित्रकूट के बारे में कहा गया है, कामद भेगिरी राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा, यानी चित्रकूट के पर्वत कामदगिरी भगवान राम के आशीर्वाद से सारे कष्टों और परेशानियों को हरने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां रघुवीर मंदिर में आरती की। अरविंद भाई मफतलाल के शताब्दी वर्ष में भी वो शिरकत करते नजर आए। प्रधानमंत्री ने श्री राम संस्कृत महाविश्वविद्यालय में कक्षाओं के निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों से चर्चा की। विद्यार्थियों से वेद पाठ भी सुना और इसके साथ ही सदगुरु नेत्र चिकित्सालय जानकी कुंड भी देखा। सदगुरु संघ सेवा ट्रस्ट की प्रदर्शनी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन भी उनके हाथों हुआ और इस मौके पर रामभद्राचार्य महाराज और प्रधानमंत्री मोदी दोनों एक ही मंच पर साथ साथ नजर आए। इस दौरान रामभद्राचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। मेरे दो मित्र हैं। सांसारिक दृष्टि में लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी। ये कोई चाटुकारिता नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अलौकिक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। मेरे अभिन्न मित्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने 9 वर्षों में भारत की काया बदल डाली। कौन कल्पना कर सकता था कि हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चले जाएंगे। मेरा सौभाग्य है कि आज पूरे दिन मुझे अलग अलग मंदिरों में प्रभु श्री राम के दर्शन का अवसर मिला और संतों का आशीर्वाद भी मिला है। विशेषकर जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का जो स्नेह मुझे मिलता है वो अभिभूत कर देता है। सभी श्रद्धेय संतगण, मुझे खुशी है कि आज इस पवित्र स्थान पर मुझे जगत गुरु जी की पुस्तकों के विवाचन का अवसर भी मिला है। चलिए खबरों में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। खोए हुए दलित वोट बैंक को हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दलित गौरव संवाद यात्रा इस वक्त निकाल रही है। पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने अब अपना प्लान पूरी तरीके से बदल दिया है। प्लान बदलने के पीछे की बड़ी वजह बीएसपी चीफ मायावती है, लेकिन क्यों, ये आपके लिए समझना जरूरी। 4 बार मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। बिजनौर से मायावती सांसद रह चुकी हैं। मौजूदा वक्त में बीएसपी के मलूक नागर बिजनौर से सांसद हैं। बिजनौर में ही मल्लिकार्जुन खड़गे को कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन कांग्रेस मायावती को नाराज नहीं करना चाहती है। मायावती इंडिया का हिस्सा नहीं है, यानी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस के कई नेता मायावती को साथ लेने की वकालत लगातार करते रहे हैं। प्रमोद कृष्णम ने भी कहा है कि 2024 के लिए मायावती बेहद जरूरी है इंडिया गठबंधन के लिए। उत्तर प्रदेश में 21% दलित हैं। उत्तर प्रदेश में दलित 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, जाटव और गैर जाटव। जाटव बिरादरी से आती है मायावती खुद, और गैर जाटव वोटर 2014 में ही बीएसपी का साथ पहले ही छोड़ चुके हैं। अब जाटव वोट खिसकता हुआ नजर आ रहा है। 2022 में जाटव बिरादरी के 21% वोट बीजेपी को मिल गए। सपा को 9% जाटव वोट्स मिले और 41% गैर जाटव ने बीजेपी को ही उस वक्त वोट दिया। 27% ने बीएसपी और 23% ने सपा को उस वक्त वोट दिया। कल क्या हो, इस गुणागणित के चक्कर में कांग्रेस खुलकर मायावती का विरोध नहीं कर पा रही है। कांग्रेस की इस दलित गौरव संवाद यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में पार्टी के बड़े दलित नेताओं को बुलाने की तैयारी की गई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार, विधायक प्रणीति शिंदे और गुजरात से कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाणी के नाम भी शामिल हैं। अब यात्रा में हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम
500 दलित अधिकार मांग पत्र भरवाए जा रहे हैं। राज्य भर में दलित बस्तियों में जाकर के पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी का संदेश पहुंचा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जातिगत जनगणना के लिए कांग्रेस की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। दलित वोट की चाहत में कांग्रेस मायावती को नाराज नहीं कर रही है, तो कई मुस्लिम नेताओं को तोड़कर अपने दल में भी ला चुकी है। तो वहीं आजम से मुलाकात करने पहुंचे अजय राय भले ही मिल ना पाए हों, लेकिन उन्होंने मुस्लिमों को ये मैसेज देने की जरूर कोशिश की कि मुस्लिमों की सच्ची हितैषी अगर कोई है तो कांग्रेस है। अब 2024 में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल कांग्रेस दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोटर्स को रिझाने की पूरी इस वक्त कोशिश में जुटी हुई है। चलिए खबरों में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास ओडिशा के राज्यपाल अब बन चुके हैं। रघुबर दास के राज्यपाल बनने के बाद से झारखंड को लेकर के बीजेपी का फोकस और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पार्टी यहां हर स्थिति और हर परिस्थिति में खुद को मजबूत रखना चाहती है। इसलिए बीजेपी ने अब यहां अलग अलग दलों में सेंधमारी की कोशिशें भी तेज कर दी है। ये प्रयास सिर्फ बीजेपी में हो ऐसा ही नहीं है, कांग्रेस भी कई नेताओं को अपने पाले में लाने की फिराक में लगातार बनी हुई है। बात अगर सिर्फ बीजेपी की करें तो सांसद गीता कोड़ा, शैलेंद्र महतो पर बीजेपी की नजर है। दोनों नेताओं से बातचीत फाइनल है और जल्द बीजेपी में इनकी एंट्री हो सकती है। कोल्हान और संथाल से मजबूती की दिशा में जुटी लगातार बीजेपी है। 2019 में पार्टी से निष्कासित कई नेताओं की यहां वापसी करवाई जा सकती है। सरयू राय की भी बीजेपी में वापसी की चर्चा बहुत ज्यादा तेज है। 2024 को देखते हुए बीजेपी ने शुरू की है कोशिशें। जेएमएम और कांग्रेस दोनों इंडिया का हिस्सा है। राज्य की 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का पूरी तरीके से फोकस है और इसलिए ये प्रयास बीजेपी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। देखिए, एक दौर था जब चुनाव में नेता पैदल प्रचार करते थे, साइकिल से घूमते थे, गली गली कार्यकर्ता खुद पोस्टर चिपकाते थे, एक जीप पर झंडा लगा करके गांव-गांव प्रचार उस वक्त होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तकनीक का इस्तेमाल होता है। अब नेता पैदल नहीं चलते, गाड़ियों का काफिला होता है, हूटर्स का शोर होता है, धूल का गुबार उड़ाते हुए हेलीकॉप्टर्स होते हैं। 2024 का चुनाव बीजेपी सुपर हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ लड़ने का प्लान बना रही है। बीजेपी 2024 के चुनाव में सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। 2024 का महासमर बीजेपी कुछ इस तरीके से लड़ेगी जैसा आपने ना आज तक देखा होगा और ना सोचा होगा। तो क्या करने जा रही है बीजेपी, वो भी अब आपको डिटेल में बता देते हैं। दरअसल 2024 में बेहद हाईटेक और ऑर्गेनाइज्ड चुनाव प्रचार की तैयारी इस वक्त बीजेपी की है। बड़ी संख्या में तैयार हो रहे हाईटेक रथ, और ये रथ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे। प्रधानमंत्री मोदी एआई के जरिए कई राज्यों की जनता से लाइव जुड़ते नजर आएंगे। लोकेशन को एक्सेस करके लोगों के फोन पर वीडियो मैसेज भेजे जाएंगे। देश में हजारों हाईटेक रथ चलाने की भी तैयारी है। नेताओं और कार्यकर्ताओं को एआई तकनीक समझाने का निर्देश दिया गया है। सोशल मीडिया और आईटी टीम में एक्सपर्ट्स की संख्या बढ़ाएंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप के लिए अलग अलग प्रभारी भी नियुक्त किए जाएंगे। जिला स्तर पर होगी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग। तो कुछ इस तरीके से 2024 को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और आश्वस्त भी। बीजेपी को पार्टी विद अ डिफरेंस यूं ही नहीं कहा जाता। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि बीजेपी 2024 की रणनीति पर काम करने की शुरुआत कर चुकी है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को बीजेपी ऑर्गेनाइज्ड और टेक्नोलॉजी के साथ उतरेगी, जो कि एआई से लैस होंगे। दरअसल देश भर में एआई से लैस रथ चलाए जाएंगे, जिनकी संख्या हजारों की होगी, जो कि देश के तमाम हिस्सों में जाएंगे और सरकार की पॉलिसी और प्लानिंग और तमाम उन लाभार्थियों के बारे में बताया जाएगा जिससे सरकार की योजनाओं से लाभ हुआ है। दरअसल बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना चाहती है, जिससे प्रधानमंत्री अगर बात करें तो तमाम कार्यकर्ता या कहीं देश के हर नागरिक तक उनकी आवाज़ पहुंचे। उसमें वो रथ जो कि एआई से लैस्ड होंगे, उनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी। बीजेपी तमाम कोशिश कर रही है कि देश के हर नागरिक तक उनकी पहुंच हो सके, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी एक जरिया है जो सीधे प्रधानमंत्री को ग्रास रूट लेवल तक जोड़ेंगे। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं अनंत कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरों का जिक्र करते हैं। बीजेपी, बीआरएस, एआईएमआईएम पर कांग्रेस का तंज। कांग्रेस के तेलंगाना अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का प्रहार। बीजेपी, बीआरएस, एआईएमआईएम में चुनावी साठगांठ। तेलंगाना चुनाव के बाद तीनों दल 2024 के लिए करेंगे औपचारिक गठबंधन। तीनों दलों के बीच 2024 को लेकर के सीट शेयरिंग का भी दावा किया गया है।